ये क्या अजाब है। इसमें पन्नी, कचड़ा, जूता, चप्पल, न जाने क्या क्या इसमें ठूसा पड़ा हुआ है। राम राम राम, ये क्या हो गया है। नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है आलोक, आप देख रहे हैं आलोक फिल्म्स। तमसा, तमसा एक साहित्यिक नाम है। हम इसको अपनी अवधी भाषा में टोन्स कहते हैं। टोन्स नदी। तो टोन्स क्या है, कौन है, क्यों है, ये कहानी है तमसा की। तमसा नदी के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे अकबरपुर की लाइफ लाइन है, जो अकबरपुर के बीचों बीच से बहती है और अकबरपुर को दो जुड़वा शहरों में डिवाइड करती है। एक तरफ अकबरपुर होता है, दूसरी तरफ सयादपुर। बीच में से तमसा नदी बहती है। मैं इस समय तमसा नदी के पश्चिमी छोर पे खड़ा हूं, जिधर से ये नदी आती है। यहां से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर पे एक स्थान है जिसका नाम है सरवण क्षेत्र। सरवण क्षेत्र में दो नदियों का संगम होता है। एक नदी फैजाबाद जिले से आती है, मड़वी, दूसरी सुल्तानपुर जिले से आती है, बिस्वी। इन्हीं दो नदियों के संगम स्थल से तमसा नदी बन के निकलती है और ये तमसा नदी वहां से होते हुए फिर ये अकबरपुर में आती है। मैं इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ, ये इसी नदी पे बना हुआ एक छोटा सा पुल है जो पब्लिक के आने जाने के लिए बना हुआ। पहले मेरे बचपन में यहाँ पर एक लकड़ी का पुल हुआ करता था, अब ये एक पक्का पुल बन गया है। लेकिन हालात ये है कि नदी नहीं दिखाई पड़ रही है। नदी इस समय जलकुंभी से और शैवाल से पटा हुआ है।
नदी का मैं आकलन कर रहा हूं। नदी की जो कहानी है ये बहुत ही बुरी है और ये बहुत बुरे पोजीशन में इस समय बह रही है। नीचे शैवाल से पटी है, नाम तमसा है, मुक्तिदायनी है, मुक्ति करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नदी इस लायक रह गई है कि अब ये मुक्तिदायनी हो सकती है? दोस्तों, मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे आप ये तमसा ब्रिज देख रहे हैं। 1986 या 87 के दौर में ये ब्रिज बना, तब मैं छोटा सा बच्चा था। बीच में आपको ये सफ़ेद सी धारा दिखाई पड़ रही है, यही तमसा नदी है जो इस अकबरपुर की लाइफ लाइन है। अब इन लाइन बन चुकी है, मतलब बीमारी की रेखा बन चुकी है, जीवन रेखा से बीमारी रेखा में तब्दील हो चुकी है। यही नदी इस शहर को दो भागों में बांट रही है। मेरी दाहिनी तरफ अकबरपुर है, बाईं तरफ सैयादपुर है। ये आपको जो सफ़ेद सी धारा दिखाई पड़ रही है, असल में कैमरे में आपको सफ़ेद दिखाई पड़ रहा होगा हल्का फुल्का, लेकिन असल में ये पूरी तरह से सिलेटी काला रंग का है, मटमैला रंग का है, जिसके ऊपर जलकुंभी का शैवाल पड़ा है और किनारे किनारे पन्नी, झोला, झम्मर, न जाने क्या क्या चीज़ इसमें घुसा हुआ है और पड़ा हुआ है। शहर के आबादी की गंदगी, पूरे शहर की गंदगी इस नदी में आ रही। हर घरों का नाला इसी नदी से जुड़ा हुआ है। पूरे शहर का कचरा इसी नदी में आ रहा है और तो और ऊपर से इसमें कचरे डाले जाते हैं। किसी ना किसी कोने से इसमें कचरा डाल दिया जाता है जो बहकर इस नदी में बह रहा है। यह नदी अकबरपुर की लाइफ लाइन थी। मैं आपको जिस जगह पे खड़ा हूँ, मैं आज के 30 साल पीछे जब मैं बच्चा था तो मैं इसी जगह से नहाता था। इस नदी का इतना साफ पानी था कि इस गर्मी के मौसम में ये हम लोगों के लिए बिल्कुल स्विमिंग पूल हुआ करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ इस नदी में आता था और नहाता था, एंजॉय करता था। लेकिन आज इस नदी की कहानी ये है कि इसको देख के मुझे रोना आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके बारे में मैं क्या कहूँ। इस नदी में किनारे किनारे पे आपको ऐसे ऐसे चीज दिखाई पड़ेंगे जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे पन्नी, बोतल, शीशा, कचड़ा, लकड़ी, लोहा, यहाँ तक घरों के कुर्सी, मेज तक मैंने इस नदी में दरियाफ्त किए हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये नदी आखिर इसमें लोगों ने ऐसे चीज डाल क्यों रखे हैं। इसी जगह से खड़ा होकर आपको इस नदी की दास्तान सुना रहा हूँ। ये नदी जो अपनी दुर्दशा को रो रही है, अपनी कहानी को रो रही है, अपनी जिंदगी को रो रही है कि कभी ये नदी नदी हुआ करती थी। आप सोच सकते हैं कि श्रवण क्षेत्र से दो नदियों के संगम से बह के निकलने वाली ये मोक्षदायिनी जिसे कहा गया रामायण में, इसी नदी के किनारे श्रवण क्षेत्र बसा हुआ है और श्रवण को राजा दशरथ ने इसी नदी के किनारे तीर मारा, जहाँ पे श्रवण जी की समाधि बनी हुई। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर पश्चिम में वो स्थान है। अयोध्या का क्षेत्र है ये। आप सोच सकते हैं कि मोक्षदायिनी, मुक्तदायिनी कहे जाने वाली ये नदी, इसकी क्या कहानी हो गई है, ये इसका क्या हाल हो गया है कि यहाँ के बसने वालों को लोगों ने क्या कर दिया इसको,
जब मैं छोटा सा था तो यहाँ लगभग 25-30 हज़ार की आबादी हुई। जब मैं 20 साल की तकरीब में पहुँचा तो ये आबादी 50 के करीब में पहुँच गई। 30-35 में पहुँचा तो ये 60-70 हो गई। आज मैं 40 के ऊपर पहुँच गया हूँ। तो यहाँ लगभग 1.5 से 2 लाख लोग इस शहर के अंदर रह रहे हैं। तो अब ये 1.5-2 लाख लोगों का ये गंदगी धो रही है। रविंद्र जैन ने कभी लिखा था कि नदी और नारी सदा औरों का कलंक सर ढोते। तो ये कहानी इसी तमसा की है। तमसा आज वर्तमान समय में 1.5 से 2 लाख लोगों का कचरा, उनकी गंदगी, उनके घरों का आजाब धो रही है। दोस्तों, मेरे पीछे आप तमसा नदी का ये जो हिस्सा देख रहे हैं, असल में ये इससे मेरी बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं छोटा सा था तो ये हमारे लिए स्विमिंग पूल हुआ करता था। मेरा सारा बचपन इसी नदी में यहीं पर तैरते खेलते बीता है। यही वो जगह है जहाँ से मैंने तैरना सीखकर बनारस में गंगा जी में तैरा। लेकिन आज मैं इस नदी को देख रहा हूँ और इसके हालात को देख रहा हूँ तो मुझे रोना आ रहा है, मुझे तरस आ रहा है कि आखिर इस नदी को हो क्या गया। इतना गंदा पानी, इतना कचरा, इतना जलकुंभी, इस नदी की जो कहानी बन गई है, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ये नदी की जो लाइफ लाइन है, किसी वक्त में हम लोग इसी नदी से पानी भी पिया करते थे, इसमें खेला भी करते थे। आज इसमें हम हाथ नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों, इस समय मैं नदी के मध्य इलाके में खड़ा हूँ और ये शाहजहाँपुर मोहल्ला है, शाहजहाँपुर पुल है।
तमसा नदी का बीचों बीच का ये हिस्सा है गोरखपुर में। और ये मेरे जर्फ की बात है कि मैं इस गर्मी में यहाँ खड़ा हूँ। इस नीचे से ऐसी बदबू आ रही है, ऐसा गंध आ रहा है कि जिसको बर्दाश्त करना हाथ से बाहर हो गया। और उसका मेन कारण ये है कि यहाँ जो गंदगी फेंकी गई है, खास तौर से जानवरों की, जैसे मुर्गा, मछली, बकरा और बड़े जानवर जो कटते हैं, उनकी लीद पचौड़ी यहाँ पे फेंकी गई है, जिससे ये गंध उठ रहा है। यहाँ पे नाला जाके वहीं पे मिल रहा है, नाले के साथ साथ कूड़ा करकट और न जाने क्या क्या गंदगियां इसमें मिल रही। ये कैसा अजाब है। दोस्तों, मैं सजादपुर के प्राचीन शिवाला मंदिर पे खड़ा हूँ। तकरीबन 100 साल पुराना ये शिवाला मंदिर है और जिसका ये घाट है। मेरे सामने शिवाला मंदिर है और मेरे पीछे ये तमसा नदी है। यहाँ के लोगों का मानना था कि इस तमसा नदी में नहाने से उन्हें मुक्ति की प्रदानी होती थी, लेकिन आज तमसा का ये हाल है कि अगर आप इस नदी में एक डुब्बी मार लें तो आपको एक अजीब टाइप की खुजली आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आप घर पे जाएंगे, अपने बदन को खुजलाएंगे, आपके परिवार के लोग आपके संपर्क में आएंगे, उनको ये बीमारी हो जाएगी। और जब पूरे परिवार के सहित आप अस्पताल में जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो हो सकता है कि डॉक्टर को भी यही बीमारी हो जाए। इस तरह से ये प्रदूषित हमारी नदी हो गई है, क्योंकि इस नदी में पूरी तरह से जहर बह रहा है। इस नदी का रंग काला पड़ चुका है। बरसात के पानी से ये मटमैला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन असल में इस नदी का रंग पूरी तरह से काला पड़ चुका है। इसमें ऐसी ऐसी गंदगियां बह रही है, ऐसे ऐसे कचरे इसमें बह रहे हैं, इस टाइप का अजाब बह रहा है
कि मैं उसके बारे में कुछ आपको बता ही नहीं सकता। जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा कि इसमें किस किस तरीके के कचरे फेंके गए हैं, कहीं लीद फेंका गया है, कहीं गुहमूत फेंका जा रहा है, कहीं बोरा में भर के न जाने क्या क्या फेंका गया है। लोगों ने कथरी और न जाने क्या क्या घर का खटिया, चप्पल, जूता, डंडा, लकड़ी, यहाँ तक लोहे का सामान तक आगे के घाटों पे फेंका गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है, आपने देखा भी है। तो इस तरीके से प्रदूषित ये नदी हो चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं है, और ये नदी अब खत्म हो रही है। अगर हम आज नहीं जागे, अगर आज हम नहीं सोचे, अगर आज हमने ये फैसला नहीं लिया कि हमें इस नदी को बचाना है, तो हम अपनी आने वाली नस्लों को बता भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कोई नदी थी। दोस्तों, नदियों से मानव जिंदगी का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। नदियों के किनारे ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है, मानव की संस्कृति पनपी है, और मानव अपने जीवन यापन के लिए नदियों पे ही निर्भर रहा है। भारत में गंगा, नर्मदा, जमुना जैसी नदियाँ जहाँ भारतीय संस्कृति विकसित हुई और मानव वहीं पर डेवलप हुआ, और उसके ज़िंदगी यापन का साधन भी ये नदियों का पानी बना। हमें नदियों से पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, और मवेशियों की ज़िंदगी भी नदियों पर निर्भर रही। नदी से ही प्रकृति में पानी रहा, ज़मीन को पानी मिला, और ज़मीन पे हरियाली पनपी, सब नदियों की देन। आज हम 21वीं शताब्दी में बैठे हैं, और आज हमारे पास विकास है, हम विकसित हैं, हम डेवलप हैं। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो आज के 25 साल पहले नहीं था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में जी रहे हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे घर पत्थरों के हैं, हमारे घर में एसी है, हम वाटर पंपिंग सिस्टम से पानी निकाल रहे हैं और प्योरीफाई पानी पी रहे हैं। लेकिन हमने इस आधुनिकता के दौड़ में विकास की सीढ़ी चढ़ते हुए हमने अपनी ज़िंदगी के वास्तविक हकीकत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हम इस विकास के दौर में ये भूल गए हैं कि हमारा जीवन जो है वो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, प्रकृति से ही हमारी ज़िंदगी बनी है। इस विकास ने हमें थोड़ी सी सुख सुविधा जरूर दी है, लेकिन उसके बावजूद इसने हमको बर्बादी के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा। हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं। नदी मर रही है, मरने दो। पेड़ गायब हो रहा, गायब होने दो। पंछी गायब हो रहे हैं, गायब होने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी पे से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम जिंदा हैं,
बस यही हमारे लिए काफ़ी है। हमारे बच्चे जिंदा हैं, हम हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे जिंदा हैं। हम इस प्रकृति में जिंदा हैं, और अगर प्रकृति को ही हम नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे जीने की संभावना किस स्तर पर बची रहेगी कि हमको अपने प्रकृति के बचाने के लिए, अपने नेचर को सुरक्षित रखने के लिए हमें शासन, प्रशासन या किसी और से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें खुद स्वतः आगे बढ़कर ही इसे अपनी जिम्मेदारी, अपना धर्म समझ के इसे करना होगा, तभी ये सुरक्षित होगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने तमसा की दुर्दशा पे ये बनाया है आपको पसंद आया है। तो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए ताकि लोग जागरूक हों और तमसा को स्वच्छ और क्लीन करने में आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।